बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस कादी फाइसा केस की समाअत 4 घंटे 30 मिनट तक जारी रही, जिसका अहवाल मैं आपके सामने बयान करूँगा। आज हुकूमती वकील की जानिब से सिर्फ एक नुक्ते पर दलाइल अदालत के सामने रखे गए और वो ये नुक्ता ये था कि जस्टिस कादी फाइसा की दरख्वास्त, जिसमें उन्होंने रेफरेंस की तैयारी के मराहिल को चैलेंज किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया गया है। ये दरख्वास्त जस्टिस कादी फाइसा की नाकाबिले समात है और वो इस्तदा ये कर रहे थे इनडायरेक्टली अदालत से, डायरेक्टली भी ये इस्तदा कर चुके हैं जो जवाब जमा कराया गया था हुकूमत की जानिब से कि जस्टिस कादी फाइसा के इस मुकदमे को, इस दरख्वास्त को नाकाबिले समात करार देकर खारिज किया जाए। आज की इस सारी कार्रवाई का अहवाल मैं आपके सामने बयान करूँगा, लेकिन आज चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश थी सब्सक्रिप्शन के हवाले से रिक्वेस्ट करने की, वो पूरी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं, बैरिस्टर फरूक नसीम साहब आज ये दलाइल अदालत में दे रहे थे कि 29 मई को रेफरेंस हुकूमत की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया, जो 29 मई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिसीव होता है, जिसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ करती है और 14 जून को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस फाइजा से रेफरेंस में लगे इल्ज़ामात पर जवाब मांगा जाता है और वो जवाब जस्टिस काजी फाइज़ी साहब 28 जून को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करा देते हैं और आगे चलकर वो ये कहते हैं कि जो जवाब दाखिल किया गया जस्टिस कादी फाइसा की जानिब से, उस पर काउंसिल मुतमिन नहीं होती और फिर शोकास नोटिस जुलाई के लिए जस्टिस कादी फाइसा को जारी कर दिया जाता है। आगे चल के वो ये दलाइल देते हैं कि जब एक मरतबा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया, शोकास नोटिस जारी कर दिया, तो उसके बाद आर्टिकल 211 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 211 की जो बार है, जो रुकावट है, वो सामने आ जाती है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को किसी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने यह कहा कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में अगर शोकास नोटिस जारी कर दिया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। तो इससे तो ये लगता है कि आप सिर्फ शोकास नोटिस पर इन्हिसार कर रहे हैं और जो आपका रेफरेंस है जिसमें आपने जज साहब पर इल्ज़ाम लगाए हैं, उसकी साख पर या उस रेफरेंस पर आप इन्हिसार जो है वो नहीं करना चाहते। इस सवाल के बाद बैरिस्टर फरूक नसीम साहब ने ये दलाइल भी अदालत के सामने रखे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के 3 तरीक़ाकार हैं। एक तरीका तो ये है कि सदर मुमलिकत की जानिब से किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया जाए, उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई का फैसला करे। दूसरा तरीका यह है कि किसी शख्स की जानिब से, अवाम में से किसी शख्स की जानिब से जज के खिलाफ दरख्वास्त भिजवाई जाती है, कंप्लेंट भिजवाई जाती है रेफरेंस की सूरत में, उस पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई करे। और तीसरा तरीकाकार ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास अपने से कोई मवाद आ जाता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से कोई मवाद इकट्ठा कर लेती है, तो उस पर भी कार्रवाई करने का अख्तियार है। और वो दलाइल ये दे रहे थे कि अगर सदारती रेफरेंस जो दायर किया गया है उसके बनाने में, उसकी तैयारी के मराहिल में किसी जगह पर कोई गलती हुई है, कोई खामियां या नकाइस मौजूद हैं, तो जब एक मरतबा शोकास नोटिस जारी कर दिया गया तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें पीछे रह जाती हैं और सिर्फ मामला जो है वो यही रह जाता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर दिया। इस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने फिर ये सवाल किया, तो फिर ये सवाल भी किया, आप ये कहना चाहते हैं कि शोकास नोटिस जारी होने के बाद बाकी जो पहले की चीज़ें हैं उस पर कोई सवाल नहीं होगा, बात अगर होगी तो शोकास नोटिस की होगी। जिस पर बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि बिल्कुल मैं यही दलील रखना चाहता हूँ। लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर ने यह कहा कि आप जो ये दलाइल दे रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास अब खुद कार्रवाई का अख्तियार है, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मवाद आ जाता है तो इस पर वह खुद से कार्रवाई शुरू कर सकती है, ये दलील बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये दलील आपकी मान ली जाए कि काउंसिल के पास अब खुद कार्रवाई का अख्तियार है, तो फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस का फ़ैसला वो किधर जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जो 13 रुकनी मेंबर ने, 13 जजेस ने दिया था, वो रिडंडेंट हो जाएगा? जिस पर बैरिस्टर फरूक नसीम साहब ने यह कहा कि आर्मी जो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का मुकदमा था, उसमें एक आर्मी चीफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को अपने पास बिठाया, बुलाया, उनकी तजलील की, उन्हें माजूल कर दिया गया, उन्हें ज़िम्मेदारियों से हटा दिया गया, उन्हें घर भेज दिया गया, घर पर माजूल कर दिया गया। वहाँ पर बदनीयती का एलिमेंट सामने था, बल्कि ये भी कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी उस वक्त मौजूद नहीं थी और इसी बात को आगे एडवांस किया गया जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के मुकदमे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी मौजूद नहीं थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस को जहाज़ों से जो है जहाज़ों में बिठाकर इस्लामाबाद में लाया गया था ताकि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस पर कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इसमें बदनीयती का कोई एलिमेंट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कि मेरी ज़ात पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं अनडेमोक्रेटिक हूँ, और भी बहुत सारी बातें की गई, जो जवाब जमा कराए गए, जो दरख्वास्त अदालत में जमा कराई गई। उन्होंने कहा कि मैं अगर अनडेमोक्रेटिक होता तो मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन वकला क्यों बनाते। उन्होंने ये भी कहा कि इस सारे मुकदमे में बदनीयती का कोई एलिमेंट नहीं है। आगे चल के उन्होंने ये भी बात की कि मैं इस बात को साबित करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी अगर मवाद आता है तो वो भी अज़ खुद कार्रवाई का अख्तियार रखती है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के पास भी अगर किसी मामले पर मवाद आता है तो इलेक्शन कमीशन भी उस पर कार्रवाई का अख्तियार रखता है। तो यही इसी किस्म के अख्तियारात सुप्रीम जुडिशल कौंसल के पास भी हैं। लेकिन जस्टिस सुमरता बंदयाल ने आगे चल के कुछ सवाल किया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी किया कि शोकास नोटिस जारी होने के बाद क्या ये पोजीशन हो सकती है कि सदर मुमलिकत जो रेफरेंस भिजवाते हैं वो अपना रेफरेंस वापस ले लें। इस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि एक मरतबा जब रेफरेंस फाइल कर दिया जाता है तो सदर मुमलिकत उसे वापस नहीं ले सकते। और उसकी दलील उन्होंने ये पेश की कि आर्मी चीफ का मुकदमा जिसमें नवंबर 2019 में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने समाअत की थी, उसमें भी दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त वापस लेने की सदा अदालत के सामने रखी थी, लेकिन अदालत ने वो मुकदमा वापस नहीं किया था। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि आर्मी चीफ के मुकदमे में अदालत ने बाकायदा फैसला सुनाया था कि यह मवाद हमारे सामने आ चुका है, हम इस पर कार्रवाई करने का अख्तियार रखते हैं। क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने इस पर कोई फ़ैसला दिया कि हमारे पास मवाद आ चुका है, चाहे रेफरेंस में नकाइस मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपनी कार्रवाई करेगी? क्या ऐसा कोई फ़ैसला दिया गया? इस पर आगे चल के जस्टिस फैसल अरब ये कहते हैं कि शोकास नोटिस जो जारी किया जाता है वो रेफरेंस में लिखे हकायक या इल्ज़ामात की बुनियाद पर जारी किया जाता है, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से जज के हक़ में भी राय आ सकती है और जज के ख़िलाफ़ भी जो है राय आ सकती है। आगे चल के जस्टिस मंसूर अली शाह ये सवाल करते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा के वकील की जानिब से ये सवाल उठाया गया है कि रेफरेंस बनाने में बदनीयती है, लेकिन फ़रोग नसीम इसका जवाब ये देते हैं कि इस तमाम मामले को शोकास नोटिस जारी होने से पहले जस्टिस काजी फाइसा चैलेंज कर सकते थे, लेकिन ये मौका उनकी जानिब से गंवा दिया गया। लेकिन उन्होंने ये दलील भी अदालत के सामने रखी। लेकिन इसके साथ साथ बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह भी कहा कि जब 14 जून को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जवाब मांगा गया था जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से, उस जवाब में भी ये तमाम बदनीयती की बातें की गई थी, और उन तमाम बदनीयती की बातों का जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने अपना ये फैसला किया था कि वो शोकास नोटिस जारी करेंगे। लेकिन अदालत ने इस्तफसार किया था कि क्या कौंसिल ने बदनीयती के हवाले से कोई फाइंडिंग रिकॉर्ड की, लेकिन बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि ऐसी फाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन कौंसिल इस नतीजे पर पहुंची थी कि जस्टिस काजी फाइसा को शोकास नोटिस जारी किया जाए। जस्टिस सुमरता बंदयाल ने एक मौके पर जाकर यह कहा कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसे सदर मुमलिकत के हाथों का कैदी नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल रेफरेंस के बेबुनियाद होने का भी कह सकती है, और अगर रेफरेंस में जो सदारती रेफरेंस भिजवाया जाता है उसमें किसी मवाद की कमी कोताही है तो वो भी मंगवा सकती है सदर मुमलिकत के साथ, और ये महज नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि सदर मुमलिकत की हदायत पर कौंसिल बेबुनियाद इंक्वायरी जो है वो शुरू कर देगी। आगे चल के बहुत सारे सवालात होते रहे। बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह भी कहा कि जो सदारती रेफरेंस भिजवाया जाता है और जो आम शख्स की जानिब से कंप्लेंट भिजवाई जाती है उसमें स्लाइटली सा फ़र्क ये होता है कि सदारती रेफरेंस का सुप्रीम कोर्ट का एक जज स्क्रूटनी नहीं करता, जांच पड़ताल नहीं करता, लेकिन अगर आम शहरी की जानिब से कोई दरख्वास्त आती है तो उसकी बाकायदा वहाँ पर स्क्रूटनी जो है वो की जाती है। और उन्होंने ये भी कहा बैरिस्टर फ़रोग नसीम की जानिब से कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो सिफारिशात होती हैं वो हतमी नोयत की होती हैं। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से सिफारिशात भिजवाई जाएँ और हुकूमत और सदर मुमलिकत उन सिफारिशात को नज़रअंदाज कर दें। उन सिफारिशात को मानना एक किस्म की बाइंडिंग जो है वो हुकूमत पर बन जाता है। लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर आगे चल के सवाल करते हैं कि बदनीयती के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि कौंसिल जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग फोरम है, वो अदालती फोरम नहीं है। किस तरह से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बदनीयती का जायज़ा ले सकती है? लेकिन इस पर वही दलील अदालत के सामने रखी बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कि मुकम्मल अख्तियार है, फैक्चुअल अगर बदनीयती होगी तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उसका जायज़ा लेने के भी मुकम्मल अख्तियार रखती है। आगे चल के जस्टिस सुमरता बंदयाल ने भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फैसले के हवाले से रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि उस मुकदमे में बदनीयती अयां थी, जजेस को जैसे मैं पहले भी जिक्र किया जहाज़ों पर बिठाकर यहाँ पर लाया गया था। लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर ये कहते हैं
कि इफ्तिखार चौधरी के मुकदमे में कुछ चीज़ें संगीन थी। इस मुकदमे में भी जो रेफरेंस तैयार किया गया है इसमें भी कुछ चीज़ें संगीन हैं, और अगर हम लिखने पर आए तो वो चीज़ें हम लिखेंगे। और आगे चल के उन्होंने ये भी कहा कि इस मुकदमात में कुछ तय करना है, चाहे इसके लिए हमारी खुद की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, कोई बात नहीं होगी अगर हमें अपनी भी कुर्बानी देनी पड़ी। तो ये सारे आज के दलाइल थे जो मैंने आपके सामने रखे। 4 घंटे और 30 मिनट पर मुहित ये कार्रवाई मैंने तकरीबन कोई 10 मिनट में मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन और भी कुछ बातें हैं, अगर मैं देख लूँ जल्दी जल्दी से अगर रहती है तो मैं आपके सामने बयान कर दूँ। बहरहाल यही बातें थी। अगली वीडियो में आपके सामने एक नई चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि सवालात की सूरत में जजेस और काजी अपना हुकूमती वकील फ़रोग़ नसीम के दरमियान क्या मुकालमे होते रहे, किस किस्म की बॉडी लैंग्वेज का मुज़ाहरा किया गया, क्या नोक झोंक चलती रही जजेस और बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम के दरमियान।